अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय दिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आप सब ने तकरीबन लोगों ने कर्मा फिल्म ज़रूर देखी होगी। दिलीप कुमार, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी, पूनम, अनुपम खेर, सुभाष घई जी ने फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का एक डायलॉग है, जब दिलीप कुमार अनुपम खेर को एक थप्पड़ मारता है तो अनुपम खेर कहता है कि इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, अब इस गूंज की गूंज सुनना। तो ऐसा ही कुछ अभी हुआ जब बिलावल भुट्टो भारत के दौरे पे आए, तो वो थप्पड़ की गूंज उधर सुनी और अब वापस गए हैं तो वापस जाके वो गूंज की गूंज मुसलसल बिलावल और पाकिस्तानी सुन रहे हैं। एक बात तो सब एग्रीड हैं कि बड़ी बेइज्जती हुई भाई, बड़ा ही बेइज्जत किया भारतीयों ने। उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, जैसे इमरान खान है, वो सब कंडेम कर रहे हैं और साथ में जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वही लैंग्वेज भारत के सिक्युलर लिबरल और जो एंटी इंडिया एलिमेंट भारत में बैठा है, वो भी यही लैंग्वेज कि ये भारत की रिवायत नहीं है, घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वही पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, वही इंडिया में जो पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं उनको इंडिया में बैठे पाकिस्तानी ही कहूँगा। जैसे तारिक फत्ता और मैं, हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए इंडियन हैं, ऐसे ही हज़ारों भारत में बैठे हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय नेशनल हैं, भारत का कमाते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन वो हैं दिल से, दिमाग से पाकिस्तानी। तो उन्होंने भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल की कि देखो, भारत की ये रिवायत नहीं है कि भारत घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करे। अब मसला ये है कि हम इनका क्या जवाब दें। हमारे जयशंकर जी बड़ा खूबसूरत बात कर जाते हैं, छोटे से उसमें समझा जाते हैं। उन्होंने इसका जवाब खुद ही दे दिया कि अगर मेरे पास एक बहुत अच्छा मेहमान आता है ना, तो मैं एक बहुत अच्छा मेज़बान, मैं एक बहुत अच्छा होस्ट होता हूं। सिंपल सी बात, जैसा आएगा वैसा भुगतेगा। जैसे योगी जी ने एक बार कहा था कि मैं मुसलमानों के धर्म की उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी मुसलमान मेरे धर्म की इज्जत करते हैं। तो आज वो वक्त नहीं है, वो वक्त और था जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए थे जो यहाँ पे मुसलमानों को अपना बाप बनाने पे तैयार थे, जैसे गांधी जी। वो वक्त नहीं है आज, वो गांधी जी वाला दौर गुजर गया। उस वक्त इंडिया की लीडरशिप नहीं थी, आज इंडिया में एक लीडरशिप है जो कहती है बहुत हो गया। तो अजीज़ दोस्तों, बिलावल वापस गया है। मैं ज़रा एक कंपैरिजन आपके सामने रखूँगा। लोग बहुत तपते हैं जब मैं इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पे आईना दिखाने के लिए करना पड़ता है। ये जयशंकर जी और बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन है। जयशंकर जी MA पॉलिटिकल साइंस, MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस, PhD इंटरनेशनल रिलेशंस, रशियन, इंग्लिश, तमिल, हिंदी ज़बानों पे फुल कंट्रोल हासिल है। जापानीज, चाइनीज, हंगेरियन ज़बान काफ़ी हद तक बोल लेते हैं। 38 साल का डिप्लोमेटिक कैरियर है, इतनी तो बिलावल की उम्र नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विस 1977 में ज्वाइन की, बिलावल 88 में पैदा हुआ है। सिंगापुर, चेक रिपब्लिक, चाइना और अमेरिका में भारत के एम्बेसडर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक वन ऑफ द रिचेस्ट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान। उर्दू भी पूरी बोलनी नहीं आती, बाकी कोई ज़बान को तो पता ही नहीं है। एक बिलियनर है और वो बिलावल भुट्टो जिसके इतने मीम बन चुके हैं, उसके विस्डम के बारे में, उसकी ज़बान के बारे में, उसके चलन के बारे में।
अजीज दोस्तों, आपको याद होगा मैंने वो बिलावल भुट्टो के ऊपर जो वीडियो बनाई थी जब वो भारत आया था। आप लोगों ने काफ़ी उसको लाइक भी किया, थैंक यू वेरी मच। उसमें मैंने जो जो बातें की थी कि बिलावल आया क्यों भारत, उसका आना बनता ही नहीं है। और दूसरी जो उस दौरे के हवाले से बातें की थी, ये हमारे अजीज़ दोस्त, मेहरबान दोस्त मेजर गौरव आर्या साहब ने यही बात अपने वीडियो लॉग में की है। मैं 2 मिनट की वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी इजाज़त से। पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है। इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, 22-23 साल से जियोपॉलिटिक्स। मुझे शौक है, मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूं, जहां से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूं, और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूं, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक जमाने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। यह हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप इस तो अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ बिलावल का ये वाला चैप्टर जो भारत आया था, हम इस बात पे क्लोज करते हैं कि जयशंकर जी ने कहा है कि मैं कंडेम करता हूं बिलावल भुट्टो के टेररिज्म को वेपन बनाने का। और देखें, एक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक कंडेमनेशन इशू की है कि भारत है ना बिलावल के बयान को गलत तरीके से जोड़ रहा है। भारत ने कहा है कि बिलावल ने धमकी दी है कि अगर आपने G20 की मीटिंग कश्मीर में रखी तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये धमकी नहीं है, वो कुछ और कहना चाहते थे। बिलावल ने एग्जैक्टली ये कहा था कि G20 में आप G20 की कॉन्फ्रेंस आप श्रीनगर में नहीं रख सकते, इसलिए कि कश्मीर एक कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेड एरिया है, और अगर आपने किया तो हम इसका वो जवाब देंगे जो आप याद रखेंगे, और ये कॉन्फ्रेंस नाकाम जाएगी क्योंकि इसमें लोग आएंगे ही नहीं, हम आने ही नहीं देंगे। इस तरह की बातें की थी। और फिर इसके नेक्स्ट डे पाकिस्तान की तरफ से ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप जांबाज फोर्स क्रिएट की गई पाकिस्तान में, जो जम्मू एंड कश्मीर में G20 की मीटिंग को तबाह करने का ऐलान कर चुका है। और ये जांबाज फोर्स स्पेशली G20 की मीटिंग को नाकाम बनाने के लिए एक और टेररिस्ट ग्रुप बनाया गया है।
मेरी कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि भारत को वापस पाकिस्तान को FATF में भेजना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब जगह भारत को चाहिए कि रोज़ की बुनियाद पे ये चीज़ें भेजे कि देखो पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म करता है। तो अब पाकिस्तान ने एक और नया टेररिस्ट ग्रुप बनाया है। हम देख रहे हैं कि रिसेंटली वापस जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर के लोग अब टेररिस्टों के ख़िलाफ़ हैं और वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे। और इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के आम लोग जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं और कश्मीर में जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है और जो मेन स्ट्रीम की तरफ कश्मीर जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इसको कंटिन्यूसली अटैक के मोड में लगा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त अफ़गानिस्तान, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और उनकी मीटिंगें जारी हैं। उसकी हवाले से मैं आपके सामने वो सारा कुछ रखना चाह रहा हूँ। पहले ज़रा एक छोटी सी खबर जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी कि निगार आलम नामी मौलवी जो PTI से ताल्लुक़ रखता है, वो मर्दान में PTI के जलसे में जब ये कहता है कि इमरान खान से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पैगंबर से करता हूँ और इमरान खान अल्लाह के पैगंबर के बराबर का दर्जा रखता है, उस पे ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के उसी PTI के लोगों ने ही अपने ही मौलवी निगार आलम को, जो कि अपने ही उनके लीडर इमरान खान से प्यार जता रहा था, उसको मारा, इतना मारा, इतना मारा। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उसकी लाश को भी इन्होंने नहीं बख्शा और इतना उसकी लाश को भी मारा है कि शायद इसके जिस्म में एक भी हड्डी नहीं बची होगी। और ये वही मौलवी है जिसने मशल खान को भी ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में मार दिया था। तो अज़ीज़ दोस्तों, मज़हब को अगर ये इमरान खान, मैं बार बार आपको मेरी पिछली कई महीनों की वीडियो उठाकर देख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान इस हद तक अपने लोगों को ब्लास्फेमी में और उस पर ले गया है कि इमरान खान के ऊपर तो 50 ब्लास्फेमी के केस बनते हैं और अब लोगों की समझ में आ रहा है। और यह है कि नॉर्मल केसेस में तो मैं साफ कहता हूँ कि ब्लास्फेमी को या इस्लामोफोबिया को ज़्यादा ड्रामाटाइज ना किया जाए। ये पाकिस्तान के कहने पे दुनिया में इसकी प्रमोशन हुई है। इमरान खान ने ख़ुद इस्लामोफोबिया को ज़्यादा वो किया है, ब्लास्फेमी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इमरान खान के लोगों ने ही मज़हब को कितना यूज़ किया। तो आज वो गले पड़ता जा रहा है। ज़रा सुनिए ये साहब की बात। उसी मॉब लिंचिंग के हवाले से इन्होंने बात की है। फिर मैं चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मर्दान में अभी मगरिब के वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर आम आवाम ने एक बंदे को जो है वो जान से मार दिया है और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। वो तमाम तफसीलात क्या हैं, वो बंदा कौन है और उसने ऐसा क्या कहा था कि लोगों ने उसको बजाय पुलिस के हवाले करने के बल्कि पुलिस के पहुंचने से पहले पहले उसको जान से मार दिया। वाकया ये है कि आपको पता है कि आज इमरान खान ने एहतजाज की अपील दी थी, बल्कि अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए उसने कहा था कि मगरिब से 1 घंटा पहले आपने निकलना है और अदलिया के साथ इजहार यकजहती करनी है। इसी सिलसिले में मर्दान के अंदर भी एक जो रैली थी, वहाँ पे मौलाना निगार नाम का एक बंदा था जिसने इख्तितामी दुआ करवाते हुए कहा कि मैं इमरान खान को जो है वो अल्लाह के पैगंबर की तरह समझता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ। पश्तो के अंदर ये तकरीर थी जिसका तर्जमा मैंने एक दोस्त से पूछा है। तो उसकी वीडियो को मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो ही उसने ये अल्फाज कहे, उसका जो साथ बंदा खड़ा था, शौकत जिसका नाम है, जो PTI की तरफ से नाजम भी है, रह चुका है UC का, उसने फौरन उनको मना किया और ये दुआ खताम पजीर हुई तो फौरन लोगों ने जो है वो इसको स्टेज से उतार लिया और मारना शुरू कर दिया। बीच बचाव करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जो है वो लोगों के मजहबी जज्बात मजरू हुए थे, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने इसको उस वक्त तक मारते रहे जब तक ये जान से नहीं गुजर गया। ये यूनियन कौंसल जो है वो लधुड़ा करार दी जाती है मर्दान की और पुलिस स्टेशन का नाम है जब्बार मोहम्मद। और इस वक्त तक की यही तफसीलात हैं। उस बंदे को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के, नाम उसका नगार अली है, जो कि गालिबन मौलवी भी है और दुआ करवा रहा था इस रैली के इख्तिताम पे।
वो जान से गुजर गया और इस वक्त की आखिरी इतलात के मुताबिक पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की तरफ जो है वो लेके जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बात करने की है असल वो ये है कि हमारी सियासत इस नहज पे चली गई है कि हम अपने सियासतदानों को जो है वो अपना खुदा तस्लीम करने जो है वो शुरू हो गए हैं और अपने सियासतदानों को नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतनी इंतहाओं पे ले गए हैं कि उनको पैगंबरों के बराबर का दर्जा दे रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। आज के सियासतदान हो वो इंसान है, वो गलतियां कर सकते हैं, उनको पैगंबरों के साथ मिलाना या उनको इस तरह की तशबीहात देना कि मैं उसको पैगंबर की तरह इज्जत देता हूँ, उसका रुतबा देता हूँ, जो वो कहेगा मैं मानूंगा, तो ये चीज़ें इंतहाई खतरनाक हैं इस मुआशरे के लिए। इमरान खान साहब को अपनी अदाओं के ऊपर गौर करना होगा कि वो हमारे इस मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें इमरान खान की ज़ात के ऊपर बहस करते हुए लोगों ने अपने रिश्तेदारों तक के जो है वो कत्ल कर दिए, लड़ाइयाँ हो गई, घर उजड़ गए। तो खुदा के वास्ते मिल बैठिए, हमारी सियासत को इस नहज पे मत लेके जाइए कि जहां पे मुकद्दस शख्सियात के बराबर इन जो है वो आज के सियासतदानों को मिलाया जाए। अजीज दोस्तों, चाइना और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए हैं और दोनों ने, जैसे कि आप मक्का जाते हैं तो सबसे पहले हरम शरीफ जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो उस इलाके की सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे जाते हैं। तो ये दो फॉरेन मिनिस्टर भी आके सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से जाके मिले हैं, उनसे बातचीत की है और आसिम मुनीर ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से यही कहा है कि फ़ौरन सीपेक वापस शुरू किया जाए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माई बाप इस वक्त हम बहुत बुरे फंसे हुए हैं और आपकी मदद से ही हम इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में हेल्प कीजिए और सीपेक को वापस रिवाइव करें। मैंने सऊदी अरब में बात की थी सऊदियों से और सऊदी भी इसमें बैठ के आगे बढ़ाने को तैयार हैं। ग्वादर से काशगर जो जिंगजियांग प्रोविंस का, उगर प्रोविंस का जो कैपिटल है, जो चाइना के कब्ज़े में है, तो काशगर से ग्वादर तक 3000 किलोमीटर की रेलवे लाइन डालने के लिए अब काम रह गया है। जो रोड नेटवर्क डालने की बात थी वो काफ़ी हद तक पूरा हो गया है और जो दो रूट थे रोड के, जिसमें एक सदर्न रूट था जो सिंध पंजाब से होता हुआ जाता था और जो नॉर्दर्न रूट था वो केपीके और बलूचिस्तान से होता हुआ जाता था। सिंध पंजाब वाला रूट जो है वो कराची और फिर कराची से ग्वादर, तो दोनों पोर्ट को टच करता था। और इसी तरह जो नॉर्दर्न रूट था वो भी कोयटा से, मतलब पेशावर और कोयटा से होता हुआ ग्वादर जाता है, तो रास्ते में पसनी के मुकाम पे वो डिवाइड होके कराची भी जाता है, ग्वादर भी जाता है। तो ये रोड नेटवर्क तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस रास्ते में कई पावर प्लांट्स, कई कोयले की कानें, कई सोलर प्लांट्स, कई हाइड्रो प्लांट्स, कई हवाई यानी विंड मिल, ये सब लगाए गए हैं और $45 बिलियन का ये टोटल प्रोजेक्ट रहा है, जो कि टोटल पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट थी लेकिन चाइनीज़ बैंकों की लोन थी, जिसमें 33 बिलियन है ना खाली ये पावर प्लांट्स और कोल माइनिंग और इन पे लगा है, जबकि रोड के ऊपर $5.9 बिलियन, रेल के ऊपर $3.69 बिलियन जो कि अभी नहीं बना। मास ट्रांजिट लाहौर में बनाया गया है, ग्वादर पोर्ट, चाइना, ये सारी चीज़ें। ऐसे में अजीज़ दोस्तों क्या हुआ है कि चाइना को एक बहुत पाकिस्तान से शिकायत है कि पाकिस्तान है ना, चाइना के जो पैसे देने होते हैं ना पावर प्लांट्स वगैरह के, जो क्योंकि पावर प्लांट्स लगाए हैं, वो पावर प्लांट्स कोई खैरात नहीं है, मुफ्त में नहीं लगाए गए या पाकिस्तान को चैरिटी नहीं किया इन्होंने, बिजनेस है। अब होता यह है कि वो पावर प्लांट से आम बिजनेसेस को, घरों को जो इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई होती है
उसके बिल तो सरकार खा जाती है लोगों से लेके, लेकिन वो पावर प्लांट जिन चाइनीज़ कंपनियों के हैं उनको पैसे नहीं देती। तो चाइनीज़ एम्बेसडर ने आर्मी चीफ से कहा कि ये हमारी शिकायत है, हमारी सारी कंपनियां, एक तो डर है क्योंकि आपके यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म और ब्लास्फेमी इतना ज़्यादा है, और फिर लोग काम चोरी बहुत करते हैं नमाज़ पढ़ने के बहाने और ये वो, और अगर हम अपने रूल को सख्त करते हैं जैसे चाइना में है सख्त, तो वो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा कि हमारे लोगों को वो किया जाता है, तंग किया जाता है। तो काम चोरी बहुत है, करप्शन बहुत है, और ऐसे में भी हम लगे हुए हैं तो आपकी सरकार ही हमारे पैसे क्लियर नहीं करती। तो इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ को चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि भाई मामला इतने सही नहीं है, आप पैसे क्लियर करो, आप पैसे दे नहीं रहे हो, आगे आपके ऊपर कुछ और बड़ी बड़ी पेमेंटें ड्यू हैं हमारी बैंकों की, आपको कर्ज़े वापस करने हैं, आप फ़ौरन कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग करा लेते हैं, आपके ऊपर एक किस्त आती है कि आपको $1 बिलियन वापस करने हैं, तो आप एक हाथ से वापस करके अगले ही दिन आप वही वापस लोन अप्लाई करके हमसे वापस ले लेते हो। तो इस तरह तो ज़िंदगी भर कभी कर्जा उतरेगा नहीं। तो ये सारी शिकायत चाइनीज़ एम्बेसडर ने की। अफ़गान एम्बेसडर से पाकिस्तान आर्मी चीफ की बात हुई, उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर से ये शिकायत रखी कि देखें आपके मुल्क से टीटीपी को फ्री हैंड मिला हुआ है, आप टीटीपी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलने में एक तरह से मदद कर रहे हैं, टेररिज़म इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती, और दूसरा आपके बॉर्डर से बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और हमारे यहाँ से गंदम, चीनी, डॉलर वगैरह की स्मगलिंग बहुत बढ़ गई है, और ये सब चीज़ें। तो वो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर चुपचाप सुनते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक आप टेररिज़म की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप ये बात करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप आप ही क्रिएट करते हैं, और ये टीटीपी वालों को हम ऑपरेट नहीं करते। ये हमें साफ बताते हैं कि इनको आईएसआई की तरफ से टास्क दिए जाते हैं, और आईएसआई यूज़ कर रही है, तो पहले आप अपना घर ठीक कर लें, क्योंकि इस वक्त मुझे जहाँ तक पता चला है आईएसआई आपके ख़िलाफ़ भी काम कर रही है। आसिम मुनीर साहब, ये अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर ने उनको बताया कि आपकी आईएसआई में डिविजन्स हैं, पहले अपने घर को ठीक कर लें। स्मगलिंग की बात है तो स्मगलिंग आपकी आर्मी कर रही है, आपकी आईएसआई कर रही है, आपका आसिफ गफूर जो है वो वहाँ पे कोर कमांडर है, उसकी निगरानी में सारा काम हो रहा है। तो आप हमें भाषण देने के बजाय अपने घर को ठीक कर लें। तो अज़ीज़ दोस्तों, फिर इसके बाद ज़ाहिर है असल काम तो आर्मी चीफ ने कर लिया था। अब दिखावे के लिए बिलावल भुट्टो की मीटिंग हुई उनके साथ, और 3 मीटिंगें हुई। एक इन तीनों के दरमियान हुई, एक बिलावल की हुई चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ, और एक अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर के साथ। इसके अलावा अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी अलग में मिले थे। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के साथ मीटिंग के बाद इन तीनों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि देखें, जो पड़ोसी होते हैं ना, जो नेबर होते हैं ना, वो हम चूज़ नहीं करते, वो हमें नसीब से मिलते हैं, और नेबर के को हम बदल भी नहीं सकते। आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका नेबर अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो वो इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाके बस जाएगा। वो नेबर है, वो अलग कहीं और नहीं जाएगा, वो मुल्क उधर ही रहेगा। उसको आपने बर्दाश्त करना है, और आपको वो बर्दाश्त कर रहा है। तो इसलिए बेहतर हाल ये होता है कि मिलजुल के चीज़ों को चलाएं। चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि दुनिया में मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं, ख़ास तौर पे एशिया में, उनको रिज़ॉल्व किया जाए। जैसे हमने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट कराया, जैसे हमने सीरिया और दूसरे अरब मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट करवा रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी आपस में अपने मसले सॉल्व कर लें
और दोनों रिस्पॉन्सिबल नेबर्स की तरह एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, और इस एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ेंगे तो रीजन का भी फ़ायदा होगा और इन दोनों मुल्कों का भी फ़ायदा होगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल रही है और काफ़ी गहमा गहमी वाला ये वीक रहा, जिसमें गोवा में जो शंघाई कोऑपरेशन कंट्रीज़ की जो मीटिंग थी वो तो पूरी एक ही पॉइंट पे मतलब हाईजैक हो गई थी, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो आया था। बिलावल भुट्टो के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भारत का इसका पहला ट्रिप था। तो मैंने ज़रा रिसर्च की है, तो कांग्रेस के जब मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे और 26/11 भी हो चुका था, इसके बाद आसिफ अली जरदारी भारत आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उस वक्त बिलावल भुट्टो उनके साथ थे और पॉलिटिकली एक्टिव भी उसी दौरे से हुए थे। कहा यह जा रहा था कि बिलावल भुट्टो का पहला ट्रेनिंग ट्रिप था वो, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने उनको फॉरेन डिप्लोमेसी और ये सब चीज़ें उसमें सिखाई थी। तो बिलावल भुट्टो अभी जो आया भारत, तो ये इसका भारत का एज ए फॉरेन मिनिस्टर पहला ट्रिप था, और ये किसी भी पाकिस्तानी मिनिस्टर का कई सालों बाद एक वो था। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल आया, मकसद उसका और उसके बाप का यही था कि वो वहाँ पे आके इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें, कुछ जैसे पहले इसने न्यूयॉर्क में मोदी जी के बारे में की थी, वो इस तरह कुछ बढ़ चढ़ के इंडिया की बारे में बातें करे, जिससे आर्मी इसको अपना अगला घोड़ा बना लें और अगला प्राइम मिनिस्टर उसको बनाने के लिए आर्मी एग्री कर जाए। लेकिन नाकाम हो गए इसमें, क्योंकि भारत में 2-3 चीज़ें हुई। एक तो ये कि बिलावल को ज़्यादा घास नहीं डाली गई। होना तो ये था कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आया है तो मीडिया पीछे पड़ी होती। मतलब एक मिसाल ले लें कि अल्ताफ़ भाई जब 2004 में आए थे तो हमारे होटल के जो एक फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे सारे कैफेटेरिया रेस्टोरेंट थे, वहाँ पे हर वक्त कैमरे और वो लेके मीडिया बैठा हुआ था। सारा ही मेन स्ट्रीम मीडिया उस वक्त वहाँ पे था। उस वक्त आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रिक वो जो टीवी चैनल इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन थे बहरहाल। लेकिन ये जो रिटर्न मीडिया जो था, पेपर मीडिया और प्रिंट मीडिया, वो बहुत था। तो वो सब वहाँ पे जर्नलिस्ट लाइन से बैठे होते थे और वेट कर रहे होते थे कि कब अल्ताफ़ भाई इंटरव्यू दें। मतलब अल्ताफ़ भाई एक कॉर्नर से इंटरव्यू दे के उठते थे तो दूसरे कॉर्नर में कैमरा और सारा माइक वगैरह लेके दूसरा आदमी तैयार होता था। वहाँ से हटते थे तो यहाँ राजदीप बैठा होता था तैयारी करके, इधर दूसरा जर्नलिस्ट, ये होता था। आप सोचें इस गर्मा गर्मी के माहौल में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आया तो हर चैनल टूट पड़ता, लेकिन पॉलिसी थी भारत की कि घास नहीं डालो। वो आ ही इसीलिए रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने का मौका मिले। एक राजदीप सरदेसाई ने इसका इंटरव्यू करके इसको थोड़ा मौका दे दिया और उस इंटरव्यू की पाकिस्तान में बड़ी वाहवाही हो रही है कि एक मैच्योर्ड बिलावल ने ऐसी बातें की, भारत के मीडिया का बाजा बजा दिया वगैरह वगैरह। वो इंटरव्यू ना होता तो बिल्कुल ही फारिग हो जाता। तो एक तो मीडिया का कवरेज बिल्कुल नहीं मिला, मौका ही नहीं दिया गया वो बोलने के लिए। आप इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस मीटिंग के बाद शंघाई कोऑपरेशन की, आप इसके टेबल पे देखें, खाली पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न का माइक पड़ा हुआ है। तो इसको मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इसका ट्रिप ये फेल हो गया और बहुत अच्छा ही हो गया। तो जिस मकसद से आया था वो मकसद इसका पूरा हुआ नहीं। अब ये शर्मिंदा है, इसको पूरे पाकिस्तान में लान तान गालियाँ हो रही हैं। और ये लेके आया था अपने साथ पाकिस्तान से दर्जनों जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट। आसमा जहांगीर की बेटी भी आई थी, मुर्तज़ा सोलंकी भी। इसने कहा वहाँ पे तो हम एक तूफान खड़ा कर देंगे। और ना पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को किसी ने घास डाली, ना बिलावल को। और बिलावल बस ये है कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकल लिए। अजीज दोस्तों, thank you very much for all your support. Keep supporting.